नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज का एडिटोरियल लिखा है के श्याम सुंदर जी ने और ये बेसिकली बेस्ड है ट्रेड यूनियंस की जो प्रोटेस्ट चल रही है उस पर बेस्ड है। तो ये वही जैसा कि आप इनके टाइटल में देख पा रहे होंगे कि रिफाइनिंग ट्रेड यूनियन कि ट्रेड यूनियन को रिफाइन करना की जो स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की और जो फिर उसके बाद जो स्ट्राइक हुई, इन दोनों के बिटवीन एक कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब एक जीवा होता है, मतलब इन दोनों के बिटवीन सहसंबंध है कहीं ना कहीं। कैसे सहसंबंध है तो ये आगे अपने एडिटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द 10 Central Union have called for nationwide strike on November 26, 2020 to condemn what they consider to be anti-labor economic policy of the government। तो 10 सेंट्रल यूनियन ने क्या किया है, निर्धारण किया है कि भाई वो प्रोटेस्ट करेंगे। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे? जो हमारी सरकारें हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। किस रिगार्डिंग प्रोटेस्ट करेंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 3 लेबर बिल और 3 फॉर्म बिल अभी इंट्रोड्यूस किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने या पारित किए हैं। उन्हीं के विरोध चलते ये इन्होंने निर्धारित किया है कि भाई उनका विरोध करेंगे। और इनका मानना क्या है कि वो एंटी लेबर इकोनॉमिक पॉलिसी है, मतलब जो लेबर के आर्थिक मामलों के विरुद्ध नियम है, और साथ ही साथ एंटी पीपल मतलब लोगों के भी विरुद्ध वो विल है। तो इस हिसाब से ये इनका कहना है और उसी आधार पर ये क्या कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। तो दिस फॉलो स्ट्राइक इन द कोल एंड डिफेंस सेक्टर प्रोटेस्टिंग प्राइवेटाइजेशन एंड कॉरपोरेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर दूसरी बात एक ये भी है कि कोल्स में हुआ ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी इन सब में जो कंसर्न है वो उठाई गई है कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करो। और साथ ही साथ जो कोल सेक्टर में लेबर काम कर रहे हैं या लेबर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत ही उससे उठाया है। इट इज़ essential to understand as to why the Central Trade Union have decided to go on strike today। अब यहाँ पर ये इनका कहना है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि क्यों ये 10 के 10 सेंट्रल यूनियन स्ट्राइक पे जान गए हैं या जाने की सोच गए हैं, मतलब सीधी सी बात है उन्होंने बुलाई। तो यहाँ पर कोड्स एंड फ्लो। कोड्स आपको अगर मालूम ना हो तो जिन जो लेबर लॉ या जो लेबर कानून है उनको आप जनरली कोड्स के नाम से जानते हो, या जो अभी पारित हुए हैं जो कानून उनको आप कोड्स की तरह ट्रीट करते हो। तो वो कोड्स, साथ ही साथ फ्लॉ। फ्लॉ मतलब होती हैं विसंगतियाँ। तो जो कोड्स हैं और जो फ्लॉ हैं वो क्या है? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कॉन्क्रीटली सिंस 1995। कॉन्क्रीटली मतलब वास्तव में। तो इंट्रोडक्शन जो हुआ रिफॉर्म का, वो वास्तव में कब हुआ? 1991 में। और एम्प्लॉयर्स मतलब जो नौकरी देते हैं, एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन लॉबिंग फॉर लेबर मार्केट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। और इन्होंने जो एम्प्लॉयर्स थे और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वो थे, उन्होंने लॉबी बनाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किसके? लेबर लॉ के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए। और उन्होंने इस चीज़ को पुश किया कि लेबर लॉ लाए जाने चाहिए। द रिफॉर्म प्रोसेस गेंड मोमेंटम सिंस 2015 एज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड 4 लेबर कोड इन लास्ट 2 ईयर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2015 से इस चीज़ ने और मोमेंटम पकड़ा लेबर लॉ के कानून या लेबर लॉ रिफॉर्म के लिए। और जो हमारी वर्तमान गवर्नमेंट है उसने लास्ट 2 ईयर में इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया और अंतोगत्वा अभी कोविड-19 के समय में उनको क्या कर दिया? पारित कर दिया। द डिटेल ऑफ लेबर लॉ रिफॉर्म हैव बीन डिस्क्राइब एंड क्रिटिकली एनालिसिस इन कॉलम ऑफ दिस डेली। तो यहाँ पर जो आपने कॉलम, आपने मुझे नहीं मालूम आपने मेरे लिए या मेरे एडिटोरियल के लिए फॉलो किया है कि नहीं, लेकिन मैंने कई ऐसे एडिटोरियल कवर किए थे जब ये लेबर लॉ पारित किए गए थे उस समय भी। और उसके बाद अगर कुछ समय तक जब जब भी इस चीज़ पर डिस्कशन हुआ या एडिटोरियल है, तो आई हैव कवर्ड ऑल एडिटोरियल। तो या तो आप पीछे जाके उन एडिटोरियल को देख सकते हो या फिर खुद आप पर्सनली पढ़ सकते हो। तो ये वही इन्होंने कहा कि बहुत से एडिटोरियल्स में और इन सब में इस चीज़ का डिस्कशन हुआ है। द कोड्स आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल अनप्रूवल premises that labor law and inspection system are obstacle in attracting investment, and hence the government must promote cheaper and flexible labor market। तो यहाँ पर लेबर लॉ का जो आधार था वो क्या था कि गवर्नमेंट को ये विश्वास दिलाना
कि जो लेबर लॉ है और साथ ही साथ जो उनकी अधिकारों के लिए जो निरीक्षण की जो संस्था बनाई गई है, इन दोनों के कारण क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रुक रहा है। तो सरकार ने उसी चीज़ को आधार मानते हुए उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसी हिसाब से गठित किए, जिसके कारण उनका विरोध है। और इनका मानना ये है कि ऐसा कोई आधारभूत तथ्य नहीं था। जो राइटर है उनका ये मानना ये है कि ऐसे कोई आधार नहीं थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेबर लॉ के कारण नहीं आ रही है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा था। द कोड डू एक्सटेंड सम लेबर राइट सच एज यूनिवर्सल, और कोड्स ने कुछ राइट जो है लेबर्स के उनको एक्सटेंड किया, जैसे कि यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, उनके वेतनमान को बढ़ाया है। साथ ही साथ स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, और जो ट्रेड यूनियन है उनको भी ज़्यादा ताकत दी है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उनको क्या किया, फॉर्मलाइज्ड किया। फॉर्मलाइज्ड करने का मतलब ये है कि उनको एक रूपरेखा दी है। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी टू गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर, तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी का भी एक प्रावधान रखा गया है, जिससे जो इकोनॉमी में वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए मददगार साबित हो। हाउएवर दे आल्सो अफोर्ड सब्सटेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। सब्सटेंशियल मतलब होता है संवेदनशील, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक ताकत प्रदान की, किसको, एम्प्लॉयर्स को भी उन्होंने साथ ही साथ एक ताकत प्रदान की है कि वो इजीली किसी को भी हायर कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो दे कैन फायर यू, मतलब वो आपको निकाल भी सकते हैं। फ्रीडम टू हायर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड अनरेगुलेटेड फिक्स टर्म एम्प्लॉय ईटीसी, और उनके लिए साथ ही साथ एम्प्लॉयर को ये भी छूट दे दी गई कि आपके पास अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का काम है तो आप उतने उतने समय के लिए एम्प्लॉय को हायर कीजिए, और बाकी फिर आप उनको क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। उनके पास ये कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आपको इतने समय तक इनसे काम करवाना ही पड़ेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। द कोड हैव ऑल्सो कंसिडरेबली रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ लेबर इंस्पेक्शन सिस्टम बाय डाइल्यूटिंग इट। तो यहाँ पर साथ ही साथ इन लेबर लॉ में ये भी कि जो लेबर कानूनों का कहीं उल्लंघन होता था तो जो इंस्पेक्शन की जो यूनिट थी उसको भी क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया गया। तो the code and has retrenchment in industrial sector and feasible conservationism, conservatism, especially in the context of higher level of unemployment along with stubborn inflation have created tremendous insecurity among workers। तो यहाँ पर इन सब जो कोड का लाया जाना, कब लाया जाना, जब कोविड-19 की सिचुएशंस थी उस समय लाया जाना। उसने क्या किया है, भयंकर रूप से ट्रेमेंडियसली मतलब भयंकर रूप से इनसिक्योरिटी को पैदा कर दिया है। स्टबबॉर्न अगर कहें तो जो खुद से उपजी चीज़ें कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि जो मतलब स्थिर रही वो मतलब इन्फ्लेशन जो मतलब बनी ही है, शुरू से ही बनी है, या जो गवर्नमेंट आई है तब से बनी है, तो वो इस टाइप के जो आपकी इन्फ्लेशन है इन सब के कारण वर्कर्स के लिए चिंता वाली बात हो गई। माइग्रेंट एंड इनफॉर्मल वर्कर अंडर वेंट वोफुल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, और जो माइग्रेंट वर्कर थे या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग थे उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा, ठीक है, कोविड-19 के दौरान। एंड ट्रेड यूनियन एज वेल एज कमेंट्रेटर्स परसीव दैट स्टेट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अडेक्वेट रिलीफ टू वर्कर, और उस समय ट्रेड यूनियन ही कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि जो स्टेट है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने प्रॉपर रिलीफ नहीं दिया है वर्कर्स को कोविड-19 की दशा में भी। तो फिर यहाँ पर क्या है, क्राइसिस एंड रिफॉर्म। अब यहाँ पर ये क्राइसिस हुई है कोविड-19 की और रिफॉर्म भी साथ में आए, तो ये क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेवरल स्टेट गवर्नमेंट हैड चोजन टू कोविड-19 क्राइसिस रिडन पीरियड एज अ अपॉर्चुनिटी टाइम। तो यहाँ पर बहुत सी स्टेट राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने इस कोविड-19 के समय को एक अपॉर्चुनिटी टाइम के हिसाब से लिया, और क्या किया, उन्होंने कई लेबर लॉ पास करवा लिए इस समय, हैविंग फॉर रीचिंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेबर्स राइट एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और बजाय इसके कि उन्होंने इस बात की चिंता की कि उनके एक लंबे दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं लेबर्स के ऊपर। इट इज़ गेलिंग टू नोट दैट कोविड-19 पीरियड has witnessed perhaps a maximum amount of legal and extra legal measure issued by the state। और ये बड़ा ही दुखप्रद है, गैलिंग मतलब बड़ा ही दुखप्रद है, किस चीज़ को लेकर,
कि कोविड-19 के समय आपने बहुत से लीगल और एक्स्ट्रा लीगल मेजर ले लिए। इन सच कॉन्टेक्स्ट ट्रेड यूनियन हैव 6 ऑप्शन, और ऐसी स्थिति में ट्रेड यूनियन के पास 6 ऑप्शन है कि वो उन 6 ऑप्शन की मदद से क्या कर पाए, कन्फ्रंट कर पाए इन जो कोड हैं उनको क्या करने के लिए, लचीला बनाने के लिए, लेबर के लिए, लेबर्स के लिए लचीला बनाने के लिए। तो सोशल डायलॉग सबसे पहला है, सोशल डायलॉग कि भाई ये केंद्र और राज्य सरकारों से बात करें। दूसरा है पॉलिटिकल लॉबिंग कि भाई कुछ राजनीतिक दलों को मनाएं और वो राजनीतिक दल क्या खड़े हों, अगेंस्ट खड़े हों सरकार के। पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन थ्रू अपोजिशन पार्टी, और पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन की मदद से ये क्या करें, अपनी मुद्दे को उठा सकें। लीगल एक्शन बाय द अप्रोचिंग द जुडिशरी, और तीसरी है कि भाई जुडिशरी के पास जाएं। चौथा है सीकिंग द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात सोचें। और अंत में ये है कि डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन, अंत में ये करें कि डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन मतलब ये हड़ताल वगैरह करें। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर ट्रेड यूनियन डिड नॉट कंडक्ट एन इफेक्टिव एंड सस्टेनिंग सोशल डायलॉग। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ट्रेड यूनियन का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की ऐसी वार्तालाप को कंडक्ट नहीं करवाया, सस्टेनिंग सोशल डायलॉग की लगातार कोई उनकी बात सुनी गई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनसे बात की हो। थ्रू इट हेल्ड अ फ्यू सिंबॉलिक पार्लेज विद देम। तो यहाँ पर सिर्फ पार्लेज मतलब होता है बातचीत, सिंबॉलिक बातचीत ही हुई है, बाकी उसका कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय सामने नहीं आया। एट द स्टेट लेवल सोशल डायलॉग इंस्टीट्यूशन आर लार्जली एब्सेंट और वीक। अगर राज्य लेवल की बात करें तो जो सोशल डायलॉग है और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो या तो हैं ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत ही वीक है। तो द लास्ट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, अ ट्राई सोशल डायलॉग बॉडी वाज हेल्ड इन 2015। तो यहाँ पर आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट जो डायलॉग हुआ था, ट्राई डायलॉग लेबर को लेकर, वो 2015 में हुआ था, और तब से लेकर अभी तक कोई डायलॉग नहीं हुआ। द गवर्नमेंट हैज़ डिसमिस्ड सोशल डायलॉग एज बीइंग इनएफेक्चुअल एंड इवन फ्रस्ट्रेटिंग। और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, डिसमिस कर दिया इस प्रकार के डायलॉग का। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और साथ ही साथ वो क्या है, फ्रस्ट्रेटिंग है। द सेंट्रल ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अफिलिएटेड ट्रेड यूनियन। तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिनमें से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ट्रेड यूनियन भी है, उसे आप क्या बोलते हैं, भारतीय मजदूर संघ, हैव मेड न्यूमरस रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट ऑन देयर डिमांड। और उन्होंने कई ऐसे रिप्रेजेंटेशन को क्या किया है, डिमांड की हैं और सजेशन, नॉट ओनली रिलेटिंग टू लेबर मार्केट रिफॉर्म बट ऑल्सो ट्रैकलिंग ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस। तो उन्होंने ना केवल इस चीज़ को लेकर कि भाई कोविड-19 को लेकर, बल्कि कई ऐसे रिफॉर्म के बारे में भी उन्होंने गवर्नमेंट के सामने सुधार और सुझाव दोनों ही की बातें रखी हैं। हु इज बेटर सूटेड टू एडवाइज द गवर्नमेंट देन वर्कर। ऐसा कौन है जो गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस कर सकता है वर्कर्स की बजाय। ऑर्गेनाइजेशन ऑन दीज इशू, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स के हितों की रक्षा करते हैं। तो ट्रेड यूनियन कंटेंट दैट मैनी ऑफ देयर सजेशन हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कोर्ट्स एंड कोविड-19 रिलीफ मेजर। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन का यही कहना है कि बहुत से ऐसे मेजर या जो उन्होंने उपाय सुझाए थे उनका फुलफिल नहीं किया गया, फॉलो नहीं किया गया कोविड-19 रिलीफ के दौरान भी। द होल पॉलिटिकल एक्सरसाइज ऑफ द पैसेज ऑफ द फॉर्म बिल एंड थ्री लेबर कोड ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड स्मैक ऑफ अनडेमोक्रेसी एज पार्लियामेंट डिड नॉट विटनेस्ड हेल्दी डिस्कशन। तो यहाँ पर ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था ही दिखाई देती है, जैसे कि फार्म बिल आपने पास करवा लिए, लेबर लॉ पास करवा लिए, क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर डिस्कशन हुआ नहीं है संसद में। द बायकॉट बाय द अपोजिशन पार्टीज एंडेड अप सर्विंग द कॉज ऑफ रिफॉर्म। तो जो बायकॉट है, ठीक है, अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, एंडेड अप सर्विंग द कॉज ऑफ रिफॉर्म, और जैसे ही जो रिफॉर्म का जो कारण है उस चीज़ का फुलफिल हो गया, तो उन्होंने भी क्या किया, प्रोटेस्ट को मतलब जो उन्होंने प्रोटेस्ट कर रही थी अपोजिशन पार्टी, उनका क्या कर दिया, एंड कर दिया।
and they wittingly or otherwise become partner in the reform exercise. तो वो ना चाहते हुए भी क्या हो गए, उस एक्सरसाइज का पार्ट हो गए. एट एनी रेट द अपोजिशन पार्टीज आर बेगिंग देयर ओन बैटल्स. और चाहे किसी भी रेट पर हो, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, अपने बैटल की हिसाब से देख रही हैं और उसके प्रासंगिकता को उस हिसाब से आंक रही हैं कि वो उनके लिए प्रासंगिक है मुद्दा या नहीं है. अगर मुद्दा प्रासंगिक नहीं है तो उसमें कोई मतलब उतना पॉलिटिकल विल किसी का दिखाई नहीं देगा, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे कोई हो. फिर क्या है, सीकिंग असिस्टेंस. द जुडिशियरी सीम्स टू बी ओनली सोर्स टू ऑफ होप इन दीज टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन कोरोजन. तो जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जंग लग गई है तो उस समय सिर्फ जुडिशरी ही एक आशा की किरण दिखाई देती है ट्रेड यूनियंस के लिए. एडेड एंड अवेटेड बाय राइट विंग पॉलिटिक्स, जो कि जो कि इंस्टीट्यूशन को राइट विंग पॉलिटिशियंस ने क्या कर दिया है, कमज़ोर कर दिया है. थ्रो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड क्विकली टू प्रोवाइड रिलीफ टू माइग्रेंट वर्कर्स. और जैसा कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया क्विकली कि प्रोवाइड करे माइग्रेंट वर्कर को तुरंत रिलीफ इस कोविड-19 के समय में. इट हैज़ स्ट्रक डाउन द गुजरात गवर्नमेंट अमेंडमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. यूनियन, तो जैसे कि उसने गुजरात गवर्नमेंट के निर्णय को क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया. ठीक है. यूनियन मस्ट सेट देयर जुडिशियोफोबिया. और जो ट्रेड यूनियन है उनको अपना जो जुडिशियोफोबिया है, जुडिशियोफोबिया मतलब उन्हें इस बात से नहीं डरना चाहिए कि अगर हार गए तो फिर क्या होगा, इससे तो फिर गवर्नमेंट को और मदद मिल जाएगी. तो उनको अपने जुडिशियोफोबिया को त्यागना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए जुडिशियरी को, क्योंकि इट प्रोवाइड दे हैव स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड टू चैलेंज रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. क्योंकि इससे उन्हें क्या मिलेगा, एक लीगल सपोर्ट मिलेगा और इससे क्या कर पाएंगे, वो चैलेंज कर पाएंगे गवर्नमेंट के डिसीजन को किसी भी मैनर में लीगली. ट्रेड यूनियंस आउट ऑफ देयर पेट्रियोटिक माइंडसेट, जो भी ट्रेड यूनियन है अगर वो अपने देश भक्ति के माइंडसेट से हट के बाहर सोचें तो उन्हें डू नॉट यूज एक्सटेंसिवली द कंप्लेंट्स mechanism created by the International Labour Organization for fear of washing dirty line in the global space. तो यहाँ पर बार बार मतलब कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के डर से कि भाई वो जो डर्टी लाइंस हैं ग्लोबल स्पेस में, इन सब चीज़ों के कारण कि भाई आप इस चीज़ से डर रहे हो कि हर जगह यही हालात हैं तो हो सकता है वो मदद करेगा कि नहीं करेगा. बट डिड इट सीक टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरवेंशन रिसेंटली. लेकिन वो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं, कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि इंटरवेंशन मांग सके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अभी के लिए. But the ILO's intervention in May 2020 only provide temporary respite to trade union as government did what it has been doing. तो यहाँ पर हो सकता है वो इंटरवीन भी करे ट्रेड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो सिर्फ तुरंत के तुरंत ही मदद कर सकता है. बाकी गवर्नमेंट ने जो करना चाहा है वो कर रही है, उसमें उसे कोई इस हिसाब से एज सच रोक नहीं पाएगा. सो ट्रेड यूनियन आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन. तो अब ट्रेड यूनियन के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो क्या है, ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव इंडस्ट्रियल एक्शन, कि डिमॉन्स्ट्रेट करे इंडस्ट्रियल एक्शन का, फॉलो बाय सस्टेन्ड प्रोटेस्ट एक्शन. और साथ ही साथ उसके साथ क्या करे कि लगातार प्रोटेस्ट की एक्शन करे, मतलब सीधी सी बात है प्रोटेस्ट करे. इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैव दीज डिमांड. अब यहाँ पर अगर इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन की डिमांड क्या क्या है, जो कांग्रेस की डिमांड है वही सेंट्रल यूनियन की डिमांड है. पहली कौन सी डिमांड है कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आप करें, कितने का, हर महीने करें 7,500 फॉर नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली. जितनी भी नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली हो उनके लिए 10 kg फ्री राशन देना चाहिए पर मंथ टू ऑल द नीडी. जिनके लिए भी आवश्यकता उनको प्रति उसमें महीने देना चाहिए. Expansion of मनरेगा to provide 200 day of work in year in rural area at enhanced wages. तो यहाँ पर क्या करें, मनरेगा की जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 200
दिन कर देना चाहिए 1 साल में, और साथ ही साथ जो उसमें मजदूरी मिलती है उसको भी बढ़ा देना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू अर्बन एरिया, और जो एक्सपेंशन है अर्बन गारंटी स्कीम, तो अर्बन एरिया में भी उस चीज़ को क्या किया जाए, लागू किया जाना चाहिए। विड्रॉयल ऑफ एंटी फार्मर लॉ एंड एंटी वर्कर लेबर कोड, तो जो एंटी वर्कर लेबर कोड है और साथ ही साथ किसान बिल है उनको क्या वापस लिया जाए। अ हाल्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोटेस्टिंग प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, साथ ही साथ जो आपने प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय लिया उसको भी वापस लें, और जो पेंशन का आपने निर्णय लिया कि पेंशन नहीं मिलेगी अब नए सरकारी कर्मचारियों को, तो वो भी आप निर्णय क्या लें, वापस लें। तो ये सब उनकी क्या है, मांग है। द डिमांड रिफ्लेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड इवन हर्ट एंड एंगर एक्सपीरियंस बाय वर्किंग क्लास not only during the time of COVID-19 but also for event of the last 3 month 3 decade। अब इनकी जो मांग है उन मांग को देखते हुए जो गुस्सा है, जो गुस्सा समझ में आ रहा है, वो केवल सिर्फ कोविड-19 के कारण नहीं है बल्कि पिछले 30 दशकों का गुस्सा है। ठीक है। द कोड आर सेट टू रूल द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम फॉर लॉन्ग अनलेस द गवर्नमेंट चेंजेस। तो जो कोड सेट हुई है टू रूल इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम फॉर लॉन्ग अनलेस गवर्नमेंट चेंजेस, तो वो एक लंबे समय तक चलने वाले हैं जब तक कि गवर्नमेंट उन्हें चेंज नहीं करती है। दिस स्ट्राइक एज एन इंडिविजुअल इवेंट अलोन, और जो स्ट्राइक है वो क्या है, अभी एक इंडिविजुअल इवेंट है। इंडिविजुअल इवेंट मतलब सिर्फ वर्कर्स हैं तो वर्कर्स ही कर रहे हैं। इज अ सिग्नल टू लार्जर सोसाइटी ऑफ द कंसर्न ऑफ वर्कर, और ये सिग्नल है कि जो अलग अलग जगह पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सभी के लिए भी यही सिग्नल है। हैंस इट इज़ लेजिटिमेट बट सच एक्शन अलोन विल नॉट चेंज द कोड। ये एक लेजिटिमेट ऑप्शन है प्रोटेस्ट करना, लेकिन ऐसी एक्शंस इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि ये कोड में चेंज होगा या नहीं होगा। ट्रेड यूनियन मस्ट एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज सच एज सीकिंग द ILO इंटरवेंशन। ट्रेड यूनियन को कुछ अपने अलग जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, इंटरवीन करे उनके मुद्दे पर। जुडिशियली एक्शन एंड सोशल डायलॉग, जुडिशियली एक्शन हो या फिर केंद्र से या राज्यों से बात हो। दिस इज नो अल्टरनेटिव टू सोशल डायलॉग, और ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मतलब कोई यहाँ कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प नहीं है सोशल डायलॉग का। इन अ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी which all the party in the industrial relation system must make effective use and make suitable amendment to the code to aid both ease of doing business and promote labor right। तो यहाँ पर जो एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पर सोशल डायलॉग का कोई अल्टरनेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि हर एक पार्टी यही सोचती है कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेसेस हो। तो इन सब चीज़ों के लिए वो कहीं ना कहीं लेबर लॉ को या लेबर कोड को महत्व देगी। ऊपर ऊपरी ऊपरी तौर पर हो सकता है भले ही विरोध करती रहे विपक्ष और पक्ष के कारण, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनको रिफॉर्म करने वाली नहीं है। तो सोशल डायलॉग से ही मुद्दा ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। दिस स्ट्राइक इज अ रिमाइंडर ऑफ दिस पोटेंशियल पॉजिटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ, और ये जो स्ट्राइक है ये हमें बताती है कि हमें पॉजिटिवली रिकंस्ट्रक्ट करने चाहिए कोई भी लॉ या जो भी कोड हैं उन सबको। So this is the today's editorial. So thank you for today.